सर ऑब्जेक्ट से कॉल किया था उस मेथड और मेंबर फंक्शन को राहुल, तुमने कॉल किया और इसको? क्लास। राहुल, हाँ सर किया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे। क्लास का नाम है, मान लीजिए बी रख दिया हमने। और बी क्लास के अंदर ये मैंने एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ले लिया। ठीक है। साथ ही साथ एक स्टैटिक डेटा मेंबर ले लिया। फिर हमने एक मेथड ले लिया ऐसे, है ना, नॉन स्टैटिक मेथड। और इसमें से मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, यहाँ पे लिख दिया शो ऑफ बी। ठीक। और फिर हमने एक स्टैटिक मेथड ले लिया, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ बी लिख दिया। तो एक क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड, इतनी चीज़ें हो गई, है ना। एक क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड। तो कल वाले सिंटैक्स में यहाँ अगर किनारे इसको रख लिया जाए तो नॉन स्टैटिक डेटा को या मेथड को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, और किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा मेथड को हम डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड या कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने लिख दिया न्यू बी डॉट एक्स, तो ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो गया डेटा। न्यू बी डॉट शो, ये मेथड ऑब्जेक्ट से कॉल हो गया। ठीक है। तो ये पहला सिंटैक्स हो गया ऑब्जेक्ट से कॉल करने का। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो होता है वो ये होता है। ठीक है। रेफरेंस से मैंने ऐसे बी डॉट शो करके कॉल कर दिया, या मैं बी डॉट एक्स करके यहाँ से कॉल कर दूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने कॉल कर लिया। अच्छा, अब मज़े की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा या नॉन स्टैटिक मेथड को जब आप कॉल करते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, तो ये दोनों अप्रोच सेम क्लास और अदर क्लास दोनों में वैलिड है। यानी कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो नोट करके कि एबव टू, मतलब ऊपर वाले जो दो सिंटैक्स हैं, आर वैलिड इन सेम एंड अदर क्लास बोथ। ठीक है। मतलब अगर एक क्लास और यहाँ पे मैं बना दूँ जिसका नाम रख लूँ सी, ध्यान से सुनिएगा, और सी क्लास में यही पूरा उठा के, ये पूरा कोड उठा के यहाँ डाल दो ऐसे, तो भी वैलिड है ये। यानी कि ये सेम क्लास और अदर क्लास में भी वैलिड है। समझ में आई बात? अब यहाँ से मैंने CMD को चला दिया, जावा सी, फाइल का नाम हमारे बी है, तो बी को कंपाइल कर लिया। अच्छा, अभी यहाँ एरर है कहीं पे। हाँ, ये क्लास तो बंद है, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। राइट, कंपाइल हो गया।
ये देखिए जावा बी करके रन भी हो जाएगा और जावा सी करके भी रन हो जाएगा। सी मतलब सी क्लास को चला रहा हूँ, बी क्लास को भी चला रहा हूँ। तो दीज अप्रोचेज आर वैलिड इन सेम क्लास एज वेल एज इन अदर क्लास ऑल्सो। समझ में आ रहा है सर आप एक लोग? क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले कौन प्रिंट कर रहा है, पहले वाला क्लास या सेकंड वाला? ये देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, वो चाहो मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन इसको बताने के लिए, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो कुछ चीज़ें ये है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक क्वेश्चन से ही दूंगा आपके लिए। मुझे आप ये बताइए कि कोई एक फाइल है, अगर मान लीजिए मैं नोटपैड में कोई फाइल एक ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल बना देता हूँ, से मैंने एक फाइल बना दिया है ना, hathi.java, ठीक है। तो एक फाइल में कितनी क्लासेस हो सकती हैं? क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी क्लासेस हैव अ सिंगल फाइल है। यस सर। हेलो सर, हाँ। मैं बताऊं? हाँ एक बताइए। फाइल में अनेकों क्लास हो सकती है। अनेकों क्लास हो सकती है, यानी कि यहाँ पे एक क्लास के मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर? जी सर। अरे जैसे ये मेन क्लास, जैसे मैंने क्लास जी बनाया, फिर क्लास एच बनाया, फिर क्लास आई बनाया, तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। जी। और क्या, ठीक है, अगर हो सकती हैं, चलो सही बात है, हो सकती है, एक फाइल में कई क्लास हो सकती है। तो फिर ये बात आ गई कि क्या ये बिना मेन के कंपाइल हो सकता है? तो हाँ, बिना मेन के कंपाइल हो जाता है, सही बात है। फिर बात आ जाती है कि कंपाइल किस नाम से करें, कौन सी क्लास से कंपाइल करें? अच्छा जी। हैं, ये भी तो कंफ्यूजन है। क्लास के नेम से। हाँ जी, क्या कह रहे हो राहुल? जो पब्लिक क्लास रहेगी उसी के नेम से कंपाइल कर सकते नहीं नहीं नहीं, कंपाइल तो क्लास से होता ही नहीं है, कंपाइल फाइल नेम से होता है प्रोग्राम, समझे? क्लास के नेम से प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, फाइल के नेम से प्रोग्राम कंपाइल होता है। हमारी फाइल का नाम है हाथी, तो hathi.java से कंपाइल हो गया। तो इसका आंसर ये है। फिर बात आ जाती है बाइट कोड किस नाम से बनेगा, कौन सी क्लास का बनेगा? एच क्लास का, जी क्लास का, आई क्लास का? सभी क्लास से। सभी क्लास का बाइट कोड अलग अलग बनेगा, एच का अलग बनेगा, आई का अलग बनता है, क्योंकि जावा में रूल होता है कि बाइट कोड हर क्लास का अलग अलग बनता है। द बाइट कोड ऑफ एवरी क्लास स्टोर्ड इन अ सेपरेट डॉट क्लास फाइल, यानी कि हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग क्लास फाइल में जाके स्टोर होता है। क्लास एच का बाइट कोड अलग बनेगा, जी का अलग बनेगा, आई का अलग बनेगा, सबका डॉट क्लास फाइल अलग अलग बनता है। सही बात है ना? तो फिर अब बात आ जाती है कि रन कौन सा होगा, है ना? तो वही रवि कह रहे थे कि रन कौन सा होगा। तो रन भाई जो रन करोगे वो रन होगा ना। आप अगर एच को रन करोगे तो एच रन होगा, सी को रन करोगे सी रन होगा, जी को रन करोगे जी रन होगा। एक बार में एक ही क्लास रन होती है। लेकिन अब जिसमें मेन नहीं है वो नहीं रन होगा। तो फिर बात आ जाती है मेन किस में होगा। तो मेन सब में हो सकता है, मेन मेथड सब में बनाया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेन मेथड हर जगह बनाना नहीं चाहिए, बट बनाने के लिए तो सब में बनाया जा सकता है। एच में भी बना लो, जी में भी बना लो, सब जगह बना लो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया एच मेन, एच क्लास का मेन मेथड हो गया। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने जी का मेन, ठीक है। फिर इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया
हर क्लास में मेन मेथड हो सकता है, समझे? तो हर क्लास में अगर मेन मेथड हो सकता है तो कौन सा चलेगा पहले, वही पूछे हो ना क्वेश्चन। तो यार जिसको रन करोगे वही चलेगा ना। एच को चलाओगे एच चलेगा, जी को चलाओगे जी चलेगा, आई को चलाओगे आई चलेगा। ये तो जिसको चलाओगे उसको वो चलेगा। तो मेन मेथड हर क्लास में बन सकता है, बट बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन मेथड एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए होता है। अब एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का एक होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। 10 एंट्री पॉइंट हो जाएंगे तो 10 जगह से प्रोग्राम रन होने लगेगा, हर जगह से प्रोग्राम रन होने लगेगा। ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया। अभी इस फाइल पे फिर से आऊँगा। तो यहीं पे तुम पूछ रहे थे कि ये कौन सा चलेगा। जब जावा बी करके मैंने चलाया बी चल गया, सी करके चलाया तो सी चल गया, समझे? तो दीपक मैं यही बात बता रहा था कि जैसे किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा को या नॉन स्टैटिक मेथड को जब आप कॉल करते हो तो उसको कॉल करने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। अब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करने वाला जो तरीका है ये सेम क्लास और अदर क्लास में भी वैलिड है। यानी कि एक सी नाम की क्लास मैंने बनाया, वहां पे भी वैलिड है ये, समझे? एक्चुअली देखा जाए ना तो हमें क्लासेस का ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनाते हैं। क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो कोई और बनाता है। आप मुझे बताओ, आप लिखते हो ना स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, क्यों लिखते हो? ताकि स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल कर पाओ। किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो इसलिए बनाते हो ताकि उसके मेथड को, उसके डेटा को आप कॉल कर पाओ, समझे? तो चलो वो वाला प्रोग्राम इसीलिए आपको बताया गया ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। तो ये जो दोनों अप्रोचेज हैं ये सेम क्लास और अदर क्लास में भी वैलिड हैं, और ज़्यादातर ये अदर क्लास में ही यूज होते हैं। हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे जगह बनाते हैं या उसका रेफरेंस बनाते हैं ताकि उसका डेटा और उसके मेथड को हम दूसरे क्लास में कॉल कर पाएँ, राइट? बाकी जो डायरेक्ट वाला अप्रोच है, अब जैसे इसी नॉन स्टैटिक डेटा और नॉन स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन वो सेम क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर में चला सकते हैं या किसी नॉन स्टैटिक मेथड में चला सकते हैं। यानी कि इस डेटा को और इस मेथड को हम इस कंस्ट्रक्टर में भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट, बिना किसी रेफरेंस के, राइट? लेकिन वो जो अप्रोच है, डायरेक्ट वाला जो अप्रोच है, वो कहाँ पे वैलिड है? सेम क्लास के किसी नॉन स्टैटिक मेथड में या कंस्ट्रक्टर में। यानी कि ये भी तो एक नॉन स्टैटिक मेथड है, यहाँ पे भी, या कोई और नॉन स्टैटिक मेथड बना लो। जैसे मैंने वाइड हाई नाम से मेथड बना लिया तो यहाँ पे वैलिड है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी कॉल कराई जा सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा कि भाई जावा और क्लास का नाम लिखे, एंटर मार दीजिए। सी लिखेंगे तो सी रन होगा, बी रखेंगे तो समझ में आया रवि कौन सा पहले रन होगा? यहाँ ऐसा नहीं है कौन सा पहले रन, जो रन करोगे वही, जो रन करोगे वही रन होगा ना, ठीक है? बाकी नॉन स्टैटिक चीज़ों को कॉल करने का सिंटैक्स हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, डेटा और मेथड को। अब स्टैटिक की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक चीज़ें ऑब्जेक्ट से भी चलती हैं, रेफरेंस से भी चलती हैं और क्लास के नेम से चलती हैं। अब अगर आप ये सारा चीज़ भूल गए ना तो पूरी जावा भूल गए। आपको मैं बता दूं, ये सब जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप जावा में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये जान लेना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट से चलेगी, ये रेफरेंस से चलेगी, ये यहाँ चलेगी नहीं चलेगी। इसका मतलब हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेटा को कॉल करने का, मेथड को कॉल करने का, हर एक चीज़ को कॉल करने का जो कंसेप्ट है एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डेटा ऐसे कॉल होता है, मेथड ऐसे कॉल होता है, ठीक है? तो बताइए, क्लियर है? तो मुझे बताओ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इनको मिनिमाइज कर देता हूं। तो राहुल मुझे बताओ
कि किसी क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा और नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक डेटा या नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का क्या सिंटैक्स है, क्या 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 अप्रोचेस हैं? सर स्टैंडर्ड अप्रोच है उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से नहीं है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से है। और स्टैंडर्ड से हमें मतलब नहीं है, हमें सारे तरीके से मतलब है कि सारा तरीका कौन कौन सा है। और सर डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक ब्लॉक के बाहर सर, यानी कि सही नहीं बता पा रहे हो ना, सारा अप्रोच। बताएं सर। मेरा क्वेश्चन समझ में आया राहुल या नहीं आया? हाँ सर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है सर। क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ में? नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड डेटा को कॉल करने के मेथड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को कॉल करने के मेथड्स। तो जो चीज़ें आप पढ़ते हो ना ऑन द स्पॉट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यहीं पे अगर आपने अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया पढ़ाते टाइम पे ही, है ना, तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर वो जब सोचोगे ना मैं खुद बैठ के पढ़ूंगा, तो पता नहीं कब बैठ के पढ़ोगे और पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो। और वो कंसेप्ट उस टाइम पे हिल जाएगा पूरा। तो इसीलिए मेरा आपसे सुझाव है, सभी से सुझाव यही है कि जब पढ़ाया जाए तभी ध्यान दे दो, उसी टाइम पे ही सब पढ़ लो, उसी टाइम पे ही सब याद कर लो, उसी टाइम पे जहन में उतार लो, अंतरात्मा में एकदम उसका परमात्मा से मिलन करा दो। समझ में आ रहा है? ताकि वो एकदम पूरा दिल में बैठ जाए। तो नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल करने के, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के ये 3 अप्रोचेज हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, और डायरेक्टली किसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में। समझ में आई बात? और जो डायरेक्ट वाला अप्रोच है, ऊपर वाला जो दोनों अप्रोच है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, वो सेम क्लास और अदर क्लास दोनों जगह वैलिड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका। तो ये है वाई स्टैटिक डेटा और डिस्प्ले की स्टैटिक मेथड। तो उसको कॉल करने का तरीका वही सेम है जो उसके लिए है, बस एक आध बदलेगा। और वो क्या है मैं कर रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहला तरीका है कि ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट डॉट वाई लिख दिया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर सकते हो, यानी कि बी डॉट डिस्प्ले लिख दिया और वी डॉट वाई लिख दिया। 2 हो गया। अब ये दोनों तरीके कहाँ वैलिड हैं? सेम क्लास में भी और अदर क्लास में भी वैलिड हैं, यानी कि यहाँ पे भी वैलिड हैं। यानी कि ये जो दोनों हैं, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बना ही हुआ है। शो और इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉल ही है। ये हो गया। और ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि एनोनिमस है, बाकी सब सही है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है क्लास का नाम, समझ रहे हो। और क्लास के नेम से कॉल करना एक स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है स्टैटिक, क्योंकि वो क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है। क्लास नॉन नाम डॉट एक्स एंड क्लास का नाम डॉट डिस्प्ले। इसको सेम क्लास और अदर क्लास दोनों जगह कॉल कराया जा सकता है। बाकी जो डायरेक्ट वाला अप्रोच है वो सेम क्लास में कहीं पे भी है, सेम क्लास एनीवेयर। डायरेक्ट वाला अप्रोच है सेम क्लास एनीवेयर, यानी कि यहाँ पे भी कॉल कर लो, यहाँ पे भी कॉल कर लो, चाहे वो आप यहाँ कॉल कर लो, यहाँ कॉल कर लो, है ना, और यहाँ भी कॉल कर लो। अदर क्लास में डायरेक्ट हो सकता है? नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये तो मैंने हाथी को कंपाइल कर दिया, मैं बी को कंपाइल करना चाहता हूँ, जावा सी बी डॉट जावा। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी डॉट एक्स मैंने कहीं लिख दिया क्या गलती से, बी डॉट वाई लिखना चाहिए था यहाँ।
बी डॉट वाई एक्स तो एक नॉन स्टैटिक डेटा है, उसको मैंने ऊपर भी कहीं लिख दिया है, बी डॉट वाई होगा। वाई को कॉल कर सकते हो, एक्स को नहीं, क्योंकि वाई स्टैटिक है। ये लीजिए, बी को चलाइए, सी को चलाइए। तो स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, कितने तरह से कॉल करना है। इससे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए आप। अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी आपके हाथ में है। बस हाईलाइट कर दीजिए, बताइए भाई। हाईलाइट कर, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए सर। क्या हाईलाइट क्या करना है, किसको हाईलाइट करना है? बता, हाईलाइट क्या करूं वो तो बताओ। मैंने तो जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, जो बताना था बता दिया। मैं कहाँ से पढ़ाऊं, कहाँ से बताऊं, क्या बताऊं? मैं कुछ भी बोलूं? आपको पूछना है जो पूछो, मैंने तो सब पढ़ा दिया। आपको पूछो कि आपको ये बात नहीं समझ में आई, जाइए आगे। जो जो प्रिंट करा रहा है नंबरिंग वाइज किस तरह करा रहा है? अच्छा, ये प्रिंट वाला चीज आपको समझना, कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है। जी, तो पहले तो अपने क्लास में आ जाओ, बी क्लास में। ये देखो वाई के आप आउटपुट लिखते जाओ, नोटपैड ओपन कर लो, आउटपुट लिखते जाओ कहीं पे। आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले वाई को प्रिंट किया है हमने, तो वाई को प्रिंट किया है तो वाई की वैल्यू 20 है तो 20 आ जाएगा। फिर डिस्प्ले को हमने कॉल किया तो डिस्प्ले में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए जरा डिस्प्ले में क्या है। डिस्प्ले के अंदर है डिस्प्ले ऑफ बी, तो डिस्प्ले ऑफ बी आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चला, और ऑब्जेक्ट बनते ही जैसे कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर में क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर में है 10, तो सबसे पहले 10 आ जाएगा। तो लिखना, आउटपुट लिखते रहना। सबसे पहले आएगा 20, फिर आएगा जी, उसके बाद 10। अरे पहले तो मुझे ही बोल लेने दो, या तू खुद ही बोल लो। सॉरी सर। फिर भूल गया मैं। अरे भाई सबसे पहले आउटपुट आएगा मेन के अंदर जाओ ना। ये सी का मेन है, बी का मेन, दो जगह है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा 20, फिर आएगा डिस्प्ले ऑफ बी, फिर चलेगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के चलने से सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा 10, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है। फिर चलेगा शो, और शो के अंदर क्या है 20, तो आएगा 20, और फिर चलेगा डिस्प्ले ऑफ बी, फिर चलेगा। तो ये आउटपुट आप यहाँ बगल में देखते भी रहो, मैं आप जो निकाल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे रन कर लो बी को, यहाँ बी को रन कर लो। देखो जो मैंने बोला है वो सबसे पहले देखो वो सारा बात सही है नहीं। देखो मैंने बोला था 20, तो इसलिए 20 आया। फिर बोला था डिस्प्ले ऑफ बी आया। फिर मैंने जो बी का कंस्ट्रक्टर चला था उसके वजह से 10 आया, यहाँ पे आया। शो मेथड कॉल हो गया, शो मेथड की कॉल होने से यहाँ पे टॉप पे लिखा है 20, इसलिए 20 आया। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ, डिस्प्ले मेथड में क्या लिखा है डिस्प्ले ऑफ बी, इसलिए डिस्प्ले ऑफ बी आ गया। और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 10, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा शो ऑफ बी, शो ऑफ बी आ गया। तो यहाँ तक का आउटपुट समझ में आया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा देखना। ये तो बी के अंदर से जब शो मेथड कॉल हुआ था तब समझना, बी के अंदर से शो मेथड कॉल हुआ था। अब बी की वैल्यू अब वाई की वैल्यू कितनी है 20, इसलिए यहाँ आ गया 20। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ बी आ गया, डिस्प्ले ऑफ बी। तो यानी कि बी का कंस्ट्रक्टर चलते ही इतना आउटपुट आ गया, देख रहे हो, इतना आउटपुट आ गया बी का कंस्ट्रक्टर चलते ही। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी के कंस्ट्रक्टर पे आपने लिखा है .x,
तो डॉट एक्स का मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू अब यहाँ पे भी आएगी 10, तो इसीलिए इसके लास्ट में यहाँ पे आया है 10। यहाँ देखो ये 10 आया ये। अब फिर यहाँ से बी का कंसिडर चलेगा, अब बी का कंसिडर यहाँ चलेगा तो फिर वही सारा आउटपुट रिपीट होगा जो मैंने बोला है, और फिर उस पर सो चलेगा। तो इस तरह से आउटपुट आएगा। और कहो तो मैं सारा बोल दूं एक एक करके और आप नोट कर लो और आउटपुट वही होगा। या समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछो। आ गया? नहीं सर, आ ये गया। तो मैं सी में आ गया था यार, बी में आना चाहिए ना, सी में। तो इसी तरह से आएगा और क्या। आउटपुट से मतलब नहीं रखना है, ये आउटपुट ही मुझे करता है। हाँ, तुम आउटपुट तरीका से तो देखो। हमें तरीके से मतलब आउटपुट थोड़ी ना, मतलब ये कैसे आउटपुट दे रहा है। सही कह रहे हो। हमें तो ये पता होना चाहिए कि नॉन स्टैटिक डेटा इतने तरह से कॉल होता है, स्टैटिक डेटा इतने तरह से कॉल होता है। नॉन स्टैटिक को कॉल करने का ये अप्रोच है, स्टैटिक को कॉल करने का ये अप्रोच है। हमें इन पे ध्यान देना है। बिल्कुल। बताइए। सर सर कल वाला प्रोग्राम देखें। यही तो वो ये। प्रोग्राम है। आप देखना क्या है, मैंने खुद ही बना दिया है। अब आप प्रोग्राम अपना अच्छा, वो वाला दूसरा वाला तो यही तो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैंने बना भी दिया आपके लिए। और तो कब हमें सोचना चाहिए कि ये डेटा हमें स्टैटिक बनाना है या ये मेथड हमें स्टैटिक बनाना है, कब सोचेंगे? हैं निशांत? कब हम उस डेटा को, किसी डेटा को स्टैटिक बनाएंगे, कब किसी डेटा को नॉन स्टैटिक बनाएंगे? क्या निशांत, आवाज आ रही है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, यस सर। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। तो कब हमें सोचना है कि ये डेटा स्टैटिक बनाए या डेटा नॉन स्टैटिक बनाए, या मेथड स्टैटिक बनाए या नॉन हाँ। स्टैटिक बनाए, कब सोचेंगे, कैसे? हाँ सर, जब किसी और क्लास की मेथड कॉल करना होगा तो उस समय वो मेथड को अपन स्टैटिक बनाना अच्छा होगा, क्योंकि उसे डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं उस टाइम पे। हाँ, और जब किसी मेंबर को आप स्टैटिक समझे बनाते नहीं, मेरा हैं तो क्वेश्चन नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैं कॉल करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बनाने की बात कर रहा हूँ कि कब हमें कौन सा डेटा या कौन सा मेथड स्टैटिक बनाना चाहिए, कौन सा नॉन स्टैटिक बनाना चाहिए। हाँ, जब सर जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी को कॉलेज सेम रहता है, उस समय पे अपन को स्टैटिक मेंबर बनाना चाहिए उस समय में। यार यहाँ तो कॉलेज, अब मान लो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कॉलेज का ही थोड़ी ना बनाओगे हमेशा। हाँ हाँ हम्म। हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप ये देखोगे कि ये डेटा क्लास की प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर क्लास की प्रॉपर्टी है तो स्टैटिक बना लो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो नॉन स्टैटिक बना लो। समझे? अगर कोई भी डेटा क्लास की प्रॉपर्टी है तो स्टैटिक, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो नॉन स्टैटिक। उसी तरह से कोई भी मेथड अगर आप बना रहे हो, उसको भी चेक करो कि वो मेथड क्लास का बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। क्लास का बिहेवियर का मतलब ऐसा बिहेवियर जो पूरे क्लास में कॉमन है। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। तो अगर कोई बिहेवियर पूरे क्लास में कॉमन है तो उसे स्टैटिक मेथड बनाओ, क्योंकि मेथड मतलब बिहेवियर, डेटा मतलब प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी पूरे क्लास के लिए कॉमन है तो स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाओ। वो प्रॉपर्टी अगर क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो नॉन स्टैटिक बनाओ। समझे? आपको देखना है कि दिस डेटा इज कॉमन फॉर ऑल
और नॉट। ये डेटा पूरे क्लास में सबके लिए कॉमन है तो स्टैटिक बना के चलो। ये मेथड पूरे क्लास के लिए कॉमन है तो उसको स्टैटिक बना के चलो। ठीक है, तो जो क्लास के लिए कॉमन है स्टैटिक, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है नॉन स्टैटिक। ठीक है, ऐसा कोई मेथड है, मुझे लग रहा है कि ये मेथड बिना ऑब्जेक्ट के चलना चाहिए, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक बना के चलो। मुझे लग रहा है यार ये मेथड नहीं, बिना ऑब्जेक्ट पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये मेथड का ऑब्जेक्ट से ही कुछ ना कुछ लेना देना होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट चले, ऑब्जेक्ट बने, तब ये मेथड चले, तो उसको नॉन स्टैटिक बना के चलो। मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये मेथड तो कुछ ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट आए ना आए ये मेथड चल जाए, तो स्टैटिक बना के चलाओ। ठीक है, तो ये था कहानी स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड की। स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं उसकी। अब साथ ही साथ में मैंने आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताई यहाँ पे कि भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कितना फ़र्क पड़ता होगा। चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। आप देखो, ये हमारी क्लास थी, है ना, और इस क्लास में मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट। अक्सर मैं आपको बताता हूँ सिस्टम एक क्लास है, स्टैटिक उसका एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो देखो ना, ये आउट सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है, तभी तो ये क्लास के नेम से कॉल हो रहा है। समझे, स्टैटिक चीजें हमेशा क्लास के नेम से कॉल होती हैं। आप एंड्रॉयड में पढ़ोगे तो वहां पे होता है टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। तो टोस्ट एक क्लास है, मेक टेस्ट उसका एक स्टैटिक मेथड है, इसीलिए उसको हम क्लास के नेम से कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब अब थोड़ा इस लेवल पे आ गए हो तो मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जावा में क्या है कि जावा को पढ़ना बड़ा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। क्योंकि जावा में जो भी काम करना है, चाहे वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो फ्रेमवर्क लेवल पे हो, चाहे वो एंड्रॉयड लेवल पे हो, चाहे वो टेस्टिंग लेवल पे हो या प्रोजेक्ट लेवल पे हो, कहीं पे भी चले जाओ, जावा में हर काम के लिए लॉजिक्स हम लिखते बहुत कम है, बने बनाए लॉजिक्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लॉजिक लिखना भी पड़ता है हमें, बट जो लॉजिक हमें मिलते हैं वो मेथड्स में मिलते हैं। और मेथड्स होती है क्लास में। अगर क्लास के अंदर का वो मेथड स्टैटिक है तो उसके क्लास के नेम से उसे कॉल कर लो, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो। एंड ऑफ जावा। यही है जावा, यही है एंड्रॉयड। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, चेक करना है कि क्लास का ये डेटा या मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक है तो क्लास की नेम से उसे कॉल करिए, नॉन स्टैटिक है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाइए और कॉल कर लीजिए। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब एकदम आंख खुला है। आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर लो जावा में, कुछ भी नया चीज पढ़ लो। आप सर्वलेट भी पढ़ ही रहे हो, एडवांस जावा, आप थ्रेड भी पढ़ रहे हो। क्या थ्रेड चलाने के लिए थ्रेड नाम की क्लास नहीं है? क्या रनेबल के रन मेथड नहीं है? क्या स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड नहीं है? तो जावा में और है ही क्या, क्लास, मेथड, कीवर्ड, यही सब पड़े हुए हैं। सिंक्रोनाइज बनाने के लिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, बाकी कंसेप्ट्स हैं सब इंटरनल कि भाई इस मेथड के कॉल करने से ये होता है, इस मेथड के कॉल करने से ये नहीं होता है, ये सब कहानी है। चाहे आप स्ट्रिंग की बात करो, स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी तो हर एक काम के लिए मेथड था। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग को रोटेट करना है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में, हर एक काम के लिए मेथड है। हर एक काम के लिए मेथड है जावा में। और उन क्लासेस की, उन मेथड्स को चेक करना है बस, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। यही जावा का स्टैंडर्ड है, यही जावा का रूल है, और वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो कोई भी जगह है। स्टैटिक होगा तो क्लास के नेम से चलेगा, नॉन स्टैटिक होगा तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से चलेगा। समझे? और कोई चीज स्टैटिक क्यों सोच के बनाई गई होगी,
उसके पीछे वही लॉजिक होगा कि भाई वो क्लास की प्रॉपर्टी होगी, वो क्लास के लिए कॉमन होगा। नॉन स्टैटिक सोच के बनाया गया होगा ताकि भाई वो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका बिहेवियर अलग अलग होगा, इसलिए वो सोच के बनाया गया है। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि क्या चीज स्टैटिक जावा में, इसीलिए मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन भी शुरू में नहीं बताता हूं। और आज अगर आप स्टैटिक पढ़ लिए हो तो आप स्टैटिक पढ़ लिए हो तो आप मेन के बारे में भी जान सकते हो कि मेन मेथड क्या होता है, क्यों होता है, मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, इसको भी अब बताने का समय आ गया है। फिलहाल ये सब तो बता ही दिया कि एक फाइल में बहुत सारे क्लास हो सकती हैं और हर क्लास का बाइट कोड अलग बनता है, हर क्लास में मेन हो सकता है और सबको सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सकता है। मतलब सारी क्लासेस अपने आप में एग्जीक्यूट हो सकती हैं और जिस क्लास को रन करोगे वो क्लास रन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन एक जगह बनाना चाहिए। तो चलो हम मेन पे थोड़ा सा कहानी शुरू कर लेते हैं, मेन के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टैटिक की एक और कहानी है स्टैटिक ब्लॉक, उसको जानेंगे। मेन क्यों जरूरी होता है, मेन मेथड क्यों जरूरी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर? तो मेन मेथड प्रोग्रामिंग के अंदर इसलिए जरूरी होता है ताकि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेंटेन करा जा सके। जैसे आपने जावा में 1000 लाइन की कोड लिख दी किसी क्लास के अंदर, तो उस 1000 लाइन में से कौन सी लाइन को जेवीएम को पहले कॉल करना है, ये कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि जेवीएम ही प्रोग्राम को रन करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी जान लीजिए। जब आप लिखते हो जावा सी तो और क्लास का नाम लिख के एंटर मार देते हो, यानी फाइल का नाम लिख के एंटर मार देते हो, तो आपकी क्लास कंपाइल हो जाती है। यहाँ पे जेवीएम का कोई रोल नहीं है, कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के हेल्प से और बाइट कोड आपका बन जाता है। बट जब प्रोग्राम को आपको रन करने की बात होती है तो रन कैसे करते हो? जावा और क्लास का नाम लिख के, जावा एंड क्लास का नाम। तो जब आप जावा और क्लास का नाम लिख के रन करते हो ना किसी भी फाइल को, तो अब आप एक चीज सोचो, जावा और क्लास का नाम आपने लिखा, फाइल रन हो गया। कैसे रन हुआ? क्योंकि जावा नाम का टूल आपके जेवीएम को इन्वोक करता है। जावा नाम का टूल आपके जेवीएम को इन्वोक करता है ना? और जेवीएम हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करता है? हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जेवीएम क्या करता है? अपने प्रोग्राम के अंदर से एक प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है ना? जेवीएम अपने आप में एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चलेगा तो प्रोसेस अपने आप बनेगा, यानी कि जेवीएम नाम का प्रोसेस रन हो जाता है। और जेवीएम प्रोसेस के अंदर से बहुत सारी थ्रेड्स होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती हैं। तो जेवीएम के अंदर से एक थ्रेड होता है मेन थ्रेड, और उसी थ्रेड पे सबसे पहला काम होता है लोडिंग, जिसको हम क्लास लोडिंग बोलते हैं, है ना? तो क्लास लोडिंग होती है और लोडिंग होने के जस्ट बाद मेन मेथड कॉल होता है ना? तो क्वेश्चन ये है कि कैसे कहानी होती है, समझिएगा। मैं एक जगह लिख देता हूँ। सबसे पहले आप लिखते हो जावा और फिर लिखते हो क्लास नेम, ये लिखते हो ना, जावा क्लास नेम। तो जावा क्लास नेम लिखने से आपका जेवीएम स्टार्ट हो जाता है। और जेवीएम एक प्रोसेस है, जेवीएम के स्टार्ट होते ही एक प्रोसेस तैयार हो जाता है मेमोरी के अंदर से, और उस प्रोसेस के अंदर से बहुत सारे सब प्रोसेस चलते हैं जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। तो जेवीएम के अंदर से एक थ्रेड चलता है जिसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड एक चलता है और उस मेन थ्रेड पे सबसे पहले होता है क्लास लोडिंग, है ना? अब ये क्लास लोडिंग क्या होती है? क्लास लोडिंग अगर आपको मैं बताने लगूंगा तो फिर मेन को नहीं समझा पाऊंगा। वैसे अपन इतना ही जानो कि क्लास लोडिंग का मतलब होता है क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना। जान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना तो है ही हमें। क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मेमोरी।
क्लास के स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है। फिर से मैं लिख देता हूं यहां पे कि भाई क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ storing the class specific information into memory। ठीक है, क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्लास में क्या होता है, डेटा होता है, मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, फील्ड होता है, यही सब तो होता है। तो एक क्लास में कितने डेटा है, कितने स्टैटिक डेटा हैं, कितने नॉन स्टैटिक डेटा हैं, कितने स्टैटिक मेथड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है और वो क्लास लोडिंग कहलाती है। और ये क्लास लोडिंग करता है क्लास लोडर्स। दो तरह की क्लास लोडिंग होती है, एक स्टैटिक क्लास लोडिंग होती है, एक डायनेमिक क्लास लोडिंग होती है। ठीक, तो जेवीएम चलना, मेन थ्रेड चलना, क्लास लोडिंग होना। अच्छा, क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक डेटा को मेमोरी मिलती है, स्टैटिक ब्लॉक चलते हैं। अगर आप स्टैटिक ब्लॉक की बात करो, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, वो क्लास लोडिंग टाइम पे ही चलता है ना। और लोडिंग वोडिंग होने के बाद फिर मेन मेथड कॉल होता है, मेन मेथड कॉल। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड पे होता है जेवीएम के ऊपर, चाहे वो लोडिंग हो गई, चाहे वो मेन मेथड का कॉलिंग हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि मेन मेथड क्यों भाई, मेन मेथड किस लिए? तो अगर इसका आंसर आपको जानना है तो एक वर्ड में आप जान लो। अगर आपको 1 लाख आदमी के बीच में ये कह दिया जाए कि इस आदमी को खोज के लाओ, कैसे खोज के लाओगे? 1000 आदमी के बीच में कह दिया जाए इस आदमी को खोज के लाओ, कैसे खोज के लाओगे जब तक उसका कोई पहचान ना बताया जाए? मैंने बोला भैया इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगा है वहां पे जाइएगा और वहां पे इस पर्टिकुलर बंदे को सर्च करके लेके आइए, या इस तरह के बंदे को खोज के लाना है आपको, या दीपक शुक्ला जी को खोज के लाना है। अब शुक्ला जी को कैसे खोज के लाओगे, शुक्ला जी को कैसे जानोगे जब तक उनका कुछ एक आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया जाएगा, जब तक उनका एक कुछ पहचान नहीं बताया जाएगा कि वो टीका लगा के बैठे होंगे कहीं पे, है ना, पंडित जी का भेष बना के बैठे होंगे, या इस तरह से कपड़े पहन के लेके बैठे होंगे, छाता लिए होंगे, है ना। जब उनका प्रॉपर कह सकते हो कि एक पहचान बताया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये है आपके शुक्ला जी, है ना। बिल्कुल एक पहचान बताया जाए, आइडेंटिफिकेशन बताया जाए कि इस तरह से इस भेष में वो दिखते हैं। अच्छा, इस तरह से समझा के मैंने रवि को भेजा कि कुंभ के मेले में जाना और बिल्कुल इसी तरह के आदमी को खोजना जो टीका लगाया है, पीला वस्त्र पहना है, छाता लगा के कहीं बैठा है। अब जैसे ये जाते हैं वहाँ पे इस तरह के आदमी को खोजते हैं और तब तक कोई दूसरा दोस्त उनका मिल जाता है रवि का, भाई ये कौन, ये क्या करने आया भाई? रवि कह रहा, रवि ने कहा मैं इस तरह के आदमी को खोज रहा हूँ। तो उन्हें उनके खींच के एक तमाचा मारा कि तुम ऐसे आदमी को कैसे खोज पाओगे यार, इतने बड़े कुंभ के मेले में तो देखो ऐसे तो बहुत सारे आदमी तुम्हें मिल जाएंगे, उनका कुछ एक नंबर बताओ, फ़ोन करो, किस जगह पे वो खड़े हैं, बैठे हैं, है ना, या उनका पूरा नाम क्या है, तब समझ में आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि 1000 आदमियों के बीच में किसी एक आदमी को सर्च करने के लिए एक पहचान बताया जाता है, ऐसे ही 1000 लाइन का कोड है, 1 लाख लाइन का कोड है। तो उस 1 लाख लाइन के कोड में से जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि यही पहली लाइन है जो मुझे चलानी है? तो वो एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना।
जैसे पंडित जी का एक अपना आइडेंटिफिकेशन है, तो वो आइडेंटिफिकेशन ये है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, ARGS, वो एक आइडेंटिफिकेशन ये है। ये एक पूरा पहचान है मेन मेथड का, कि JVM को ये पता है कि भैया जो पहले प्रोग्राम में हमें यही लाइन सर्च करनी है, यही लाइन मिलता है तो हम प्रोग्राम को चलाएंगे, नहीं तो नहीं रन करेंगे। समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन मेथड यूजर डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, तो क्या जवाब दोगे? मेन मेथड ना ही यूजर डिफाइंड मेथड है, ना ही प्री डिफाइंड मेथड है। ये प्री डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि डिफाइन तो हम करते हैं, मेन मेथड को हम ही बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग हम ही लिखते हैं ना, डिफाइन तो हम ही कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग हम ही कर रहे हैं। इसको पब्लिक स्टैटिक, बात अलग है कि इसको लिखने का तरीका यही है, लेकिन डिफाइन हम करते हैं, इसीलिए प्री डिफाइन नहीं है। ये यूज़र डिफाइन भी नहीं है, क्योंकि यूज़र अपने हिसाब से इसको कुछ नहीं लिख सकता, इसको लिखना ऐसे ही है। तो फिर ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे रवि और शुक्ला जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि भैया शुक्ला जी को अगर कुंभ के मेले में सर्च करना है तो इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह के वो पहने होंगे ड्रेस, ये उनका नंबर है, और हज़ारों लाखों के आदमी के बीच में वो इनको खोज लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे और लैंग्वेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा गया कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एंट्री पॉइंट बनाया जाएगा तो इसी तरह से बनाया जाएगा कि वो पब्लिक होगा, वो स्टैटिक होगा, वो वाइड होगा, उसका नाम मेन होगा, उसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा। इस तरह से मेथड एक बनाना होगा आपको, और अगर आप बनाओगे तो हम सबसे पहले उसी मेथड को कॉल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी हमारे पास है, एक कॉपी JVM के पास है। तो कहीं ना कहीं JVM को पता है कि जब भी प्रोग्राम, अच्छा कंपाइलर को इग्नोर कर दिया गया, कंपाइलर के लिए मेन की ज़रूरत है ही नहीं, मेन बनाओ ना बनाओ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन JVM के पास मेन होना चाहिए। मतलब JVM के लिए मेन की ज़रूरत है, अगर मेन होगा तो प्रोग्राम चलेगा, नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। बात समझ में आया? तो भाई मेन मेथड इसलिए ज़रूरी होता है, और ये इसकी कहानी होती है पहली चीज़। लेकिन फिर बात आ जाती है कि ये स्टैटिक क्यों है, ये पब्लिक क्यों है। अच्छा, मेन मेथड क्या है भाई? किस टाइप का मेथड है, यूज़र डिफाइन या प्री डिफाइन? तो मेन मेथड जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना यूज़र डिफाइन मेथड है, ना ही प्री डिफाइन मेथड। ये इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आई? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी आर द प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। उसने कहा कि इस तरह से मेथड बना लेना, अगर इस तरह से मेथड बना लोगे तो मैं इस तरह से इसे कॉल कर लूँगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम उसको कॉल कर पाते हैं। बताइए भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर। तो फिर कहानी है हाँ कि मेन मेथड को बनाने वाले ने इसको स्टैटिक बनाने के पीछे क्या लॉजिक रखा होगा, इसको स्टैटिक क्यों बनाया होगा। अब जरा आप इसको मुझे बताइए कि इसको स्टैटिक क्यों बनाया गया होगा। मतलब चलो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, तो इसको स्टैटिक क्यों बनाया गया होगा, क्या इसका रीज़न है? सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए सर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो क्या नाम है, हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, अगर ऑब्जेक्ट वैसे अगर स्टैटिक ना बनाते इसको, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता हर हाल में, तभी वो मेथड को कॉल कर सकता है। किसको? ऐसे उसको JVM को सर, आपकी आवाज बहुत रुक रही है। हेलो, JVM को? जी हेलो। अच्छा, तो मेन मेथड अगर स्टैटिक नहीं होता तो JVM, क्योंकि JVM इसे कॉल करता है, तो JVM को हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता। सही बात है, सही बता रहे हो आप, बढ़िया बता रहे हो।
और कोई पॉइंट? सही पॉइंट इन्होंने बताया कि जेवीएम जो है ना, जेवीएम ही मेन को कॉल करता है। अगर मेन मेथड स्टैटिक नहीं होता, नॉन स्टैटिक होता, तो फिर जेवीएम को हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता ना। तो जेवीएम को हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, वो क्लास के नेम से कॉल कर ले, इस वजह से इसको क्या करा गया, स्टैटिक बनाया गया। सही बात है। और कोई रीज़न? बताइए। और तो याद नहीं। और याद नहीं है। और कोई बताए भाई, कोई और बताए। कोई और मेरे साथी, मेरे हाथी हैं? देखो मैं बताता हूँ, अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट भी बनाता ना, तो ऑब्जेक्ट बनाना जेवीएम के लिए एक हेक्टिक वाला काम नहीं हो जाता। आप ज़रा सोचो, ऑब्जेक्ट बनाना एक अननेसेसरीली हेडेक है ना। तो अगर जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना भी पड़ता, तो ऑब्जेक्ट बनाना एक कह सकते हो कि अनडिज़ायरेबल टास्क हो गया ये, जो किसी भी बंदे को करना पड़ रहा है। बोलो, अगर जेवीएम को मान लो कि क्लास के अंदर 50 मेथड हैं, तो कहीं ना कहीं यार बार बार उसको जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और 50 मेथड है, 50, और वो 50 क्लास में 50 बार ऑब्जेक्ट बनाएगा। यार ये तो बड़ा हेडक वाला काम हो गया ना, ये तो बहुत हेडक वाला काम हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट बनाए? अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाएगा भी तो बना के संभाल के रखेगा कहाँ? बार बार ऑब्जेक्ट बनाएगा, बार बार संभाल के रखेगा, तो मेमोरी वेस्टेज है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाना एक हेडक वाला काम है, फिर उसको संभाल के रखना भी एक हेडक वाला काम है, मेमोरी वेस्टेज है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसको स्टैटिक बना दिया गया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसको स्टैटिक बना के छोड़ दिया गया भैया। स्टैटिक बना देंगे तो क्लास के नेम से कॉल करो, जहाँ मर्जी वहाँ कॉल करो, जैसे मर्जी वैसे कॉल करो। ठीक है। बाकी मेन मेथड का नाम मेन ही क्यों है, बताएगा कोई? इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है? सर मेन इसका नाम इसलिए कि क्योंकि एक तरीके से हर उसमें कंपाइलर, हर जेवीएम बनाने वाले वेंडर को ये फिक्स कर दिया गया कि इसका नाम मेन ही हो, इसलिए इसका नाम मेन रख दिया गया। वरना अगर कुछ और नाम रख देंगे तो फिर उसको पता ही कैसे चलेगा, कोई वही नहीं होगा। अब पता लगा लाइनेक्स में मैंने प्रोग्राम चलाऊं तो उसमें कुछ और नाम आएगा और विंडो में कुछ और। नहीं, देखो सबसे पहले चीज़ तो ये जान लो कि मेन रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि जो जावा की पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जावा से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी नाम से मेथड हुआ करता था, मेन नाम से। सी में इसी नाम से मेथड था, इसीलिए उन्होंने उसी कन्वेंशन को फॉलो करा और इसका नाम मेन रखा। और मेन कोई कीवर्ड नहीं है, बना बनाया रिजर्व वर्ड नहीं है, ये एक जस्ट एक नाम है ना, आइडेंटिफायर है एक, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, लेकिन अगर मेन नाम से हम लोग दूसरा मेथड बनाएंगे तो वो बनेगा? बिल्कुल बना लो यार, क्यों नहीं बन जाएगा। मेन नाम से दूसरा मेथड बना लो, अभी मैं बना के दिखा दूंगा आपके लिए। मेन नाम से दूसरा मेथड बना लो, तो मेन कोई कीवर्ड तो है ही नहीं, एक आइडेंटिफायर है। तो उसमें दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, नथिंग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझे? और बताइए। बाकी मेन मेथड के आगे मेन मेथड पब्लिक क्यों है? देखो, पहली चीज़ तो ये जान लो कि मेन मेथड को क्या आप इसमें से कोई सिंटैक्स कम कर सकते हो? मतलब इसको पब्लिक ना बनाओ, इसको स्टैटिक ना बनाओ, या इसको वाइड ना बनाओ, या इसका नाम मेन के जगह पे कुछ और लिख दो। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि मेन का जो सिंटैक्स है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही मतलब रख सकते हो। इसमें कोई सिंटैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। अगर मेन जैसे है वैसे ही रहेगा, मेथड का नाम जैसे है वैसे ही रहेगा, ये पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेगा, स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा। अब कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगूँ तो इसको स्टैटिक हटा दूंगा तो चल जाएगा? अरे भाई, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये जिसने भी मेन को बनाया उसने ये सब सोच के क्यों बनाया उसकी बात हो रही है। बात ये नहीं हो रही कि आप अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसको स्टैटिक हटा दोगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें से कुछ कम नहीं कर सकते हो। ये समझ लो कि वो पहचान है। जैसे रवि दीपक को कुंभ के मेले में सर्च करने गए तो उनका ये पहचान है कि भैया ये टीका लगाए होंगे, ये येलो कलर का कपड़ा पहने होंगे, छाता लगाए होंगे, ये उनका पहचान है। ये बिल्कुल मोबाइल लिए होंगे, साथ में कमंडल लिए होंगे, है ना, जो भी चीज़ें हैं ये सब उनको बता दिया गया कि ये है। उसी तरह से ये मेन का पहचान है कि उसको स्टैटिक होना है, उसको पब्लिक होना है, या उसको वाइड होना है, तो ये होना है, इसमें कुछ कम नहीं कर सकते हो आप। ये सेम कहानी इसकी है, इसमें कुछ भी चीज़ आप कम नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्टैटिक क्यों है, ये पब्लिक क्यों है। पब्लिक इसलिए है क्योंकि ये पब्लिकली कहीं पे भी कॉल कराया जा सके। अगर ये मेन मेथड किसी पैकेज में भी बना हो तो उसको पैकेज के बाहर आप कॉल कर पाओ, क्योंकि पब्लिक चीज़ें पैकेज के बाहर जाती हैं। पैकेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाए। वाइड इसलिए है ताकि कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। अगर वैल्यू रिटर्न भी करेगा तो रिटर्न वैल्यू को आप करोगे क्या? अगर मान लो कुछ मेन रिटर्न कर देता है तो रिटर्न वैल्यू जेवीएम के पास जाएगी, और जेवीएम रिटर्न वैल्यू करेगा क्या? क्योंकि जेवीएम ही मेन को कॉल करता है। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब नो रिटर्न। हमें कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में भाई। अगर रिटर्न कराओगे विद रिटर्न वैल्यू को हम करेंगे क्या? समझे? ताकि जेवीएम कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। मेरे मेथड में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता है ताकि आप कमांड लाइन पे रन टाइम पे आर्गुमेंट पास कर सको, जिसको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब रही बात इसकी कि मेन नाम से मेथड बना सकते हैं कि नहीं, तो ये आप देख लीजिए कि आप मेन नाम से मेथड बना सकते हैं। ये लीजिए, बस मेन नाम से मेथड बनाइए और पैरामीटर बदल दीजिए, है ना। उसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे है और इसको लिख दो माई मेन, माई मेन, बस ये आपका मेन हो गया। जावा सी हाथी डॉट जावा कोड हो गया कंपाइल, जावा क्लास का नाम ये देखिए एच मेन चल गया, माई मेन नहीं चला क्योंकि इस मेथड में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है और ये जेवीएम की स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है कि भैया मेन मेथड कॉल करना जिसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा। अगर वो वाला मेथड होगा तो हम कॉल कर लेंगे, समझ रहे हो। तो वो मेथड को कॉल कर ले रहा है, हमारे वाले मेन को कॉल नहीं कर पा रहा है तो दोनों मेन है, लेकिन उसमें एक चीज़ कम हो गया ना। अब रवि अगर दीपक को सर्च करने जाते हैं, सेम तरह का बंदा मिलता है,
लेकिन वो टीका नहीं लगाया है, तो क्या वो दीपक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि पंडित है भाई, पंडित तो टीका लगाएगा ही, ये उसका धर्म है। बिल्कुल उसी तरह से मेन के अंदर से कोई चीज़ कम नहीं करा जा सकता है। अगर कुछ भी कम कर दोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइल तो होगा, रन नहीं होगा। कहेगा प्लीज़ डिफाइन मेन मेथड लाइक दिस, खुद ही बता रहा है जेवीएम कि प्रोग्राम में मेन मेथड बनाइए, और वो भी कैसा बनाइए, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग ARGS वाला। तो एक तो बनाइए ही बनाइए, तो उनके पहचान में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, जो बताया गया वही होनी चाहिए। हाँ, कुछ बढ़ा सकते हो आप, जैसे मेन मेथड को फाइनल बना सकते हो, मतलब उनके साथ कोई छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है ना। फाइनल हो सकता है, छाता हो सकता हो कि वो सिर पे लगाए हों, और हो सकता है वो हाथ में लिए हों, यानी कि स्टैटिक और पब्लिक इधर उधर हो सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। ये देखिए, और साथ ही साथ उसके आगे सिंक्रोनाइज्ड वर्ड, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हो सकती है उनके साथ, टार्च भी हो सकता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड, फाइनल, ये सब वर्ड मेन के आगे लगाया जा सकता है। मेन मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बनाया जा सकता है, फाइनल बनाया जा सकता है, ये सब एडिशनल बातें हैं। बट मिनिमम क्या बातें हैं, क्या करना चाहिए? मिनिमम बातें ये हैं कि भैया आपको मेन को पब्लिक स्टैटिक तो बनाना ही बनाना है, बाकी फाइनल वाइनल सब बना सकते हो। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कहीं पे लिखा हुआ कि मेन फाइनल बना है, तो गलत मत समझ लेना, बन सकता है। इसके आगे जो जो कीवर्ड्स है वो सब लगा सकते हो, जो यहाँ अलाउड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। सिंक्रोनाइज्ड हो गया, फाइनल हो गया, ये सब अलाउड है। अब आपने कहा सर फिर ये वाला मेन हम कैसे कॉल करेंगे, ये तो हमारा मेथड है, इसको हम अपने मेथड की तरह कॉल करेंगे। ये लीजिए, ये हमने कॉल कर लिया। तो कोई अगर आपसे बोले कि मेन को कॉल कर सकते हो, मेन को कौन कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है। तो क्या आप कॉल कर सकते हो? तो बोलो हाँ हम कॉल कर सकते हैं। ऐसे कॉल करके उनको दिखा दो। हाँ, लेकिन ऐसे कॉल करके दिखाओगे तो ये तो सही बात नहीं है ना। वो तो इस वाले मेन की बात कर रहा है ना कि इस मेन को कॉल कर सकते हो कि नहीं, इसको भी हम कॉल कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर मैं यहाँ से जावा जी को कॉल करूँ तो जी का मेन चलेगा, एच का मेन तो चलेगा नहीं। किसी भी क्लास का स्टैटिक मेथड कैसे चलता है? क्लास के नेम से। तो मैंने ये क्लास का नाम उठाया और यहाँ पे डॉट करके मेन लिख दिया। मेन मेथड में किस टाइप का आर्गुमेंट जाता है? स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है। अगर आप ऊपर देखो तो स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है। तो एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के यहाँ पास कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, स्ट्रिंग टाइप का एरे जावा में ऐसे बनता है। स्ट्रिंग मान लीजिए, वेरिएबल का नाम ले लिया एस, ये एरे बना दिया, इक्वल टू ये, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया और ये एरे का नाम एसएस है, यहाँ पास कर दिया और मेन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो मेन को कॉल करा जा सकता है। एसएस वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे है ना, यहाँ पे एस के दे देता हूँ, के दे देता हूँ। ये लीजिए, तो मेन मेथड को आप कॉल कर सकते हो खुद भी। जी को कॉल करोगे, एच भी कॉल हो गया, सब कॉल हो गया, सारा कॉल हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि मेन को हम खुद कॉल कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाओ, आप मत बनाओ। स्ट्रिंग टाइप का एरे नहीं बनाना चाहते हो तो ऑलरेडी मेरे पास एरे तो ऑलरेडी है ना ऊपर मेन में, यहाँ के लिखा हुआ है ना, तो ये के पास कर दो यहाँ, तब भी कॉल हो सकता है। ये लीजिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो फिर किसी भी एरे की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, नल पास कर दो, तब भी हो जाएगा। ये लीजिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो
तो फिर क्या करना चाहते हो? फिर कुछ भी वैल्यू पास नहीं करना चाहते और चाहते मेन कॉल हो जाए, तो इसके लिए मेन को आपको कैसा बनाना पड़ेगा? मेन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, ऐसे इसे हटा के ट्रिपल डॉट लगाना पड़ेगा और वेरिएबल का नाम लिख देना होगा कोई। इस तरह से मेन आपका कॉल हो जाएगा और उसमें कोई भी आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा ये क्या नया चीज़ बताया सर आपने? ये जावा के JDK 1.5 से ये रूल आया है कि आप मेन मेथड को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रिपल डॉट लगा के। इसी को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में वी आर्क्स बोलते हैं, VARRGS, वर्ग आर्क्स भी बोलते हैं। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लगा के इसका क्या फ़ायदा आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये दिख रहा होगा कि बिना किसी आर्गुमेंट पास करे मेन कॉल हो जा रहा है। तो मेन को हम कॉल कर सकते हैं भाई, मेन मेथड को सब कुछ कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड कैसे? मेथड का नाम सेम, पैरामीटर अलग अलग। ये लो, इसमें पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें पैरामीटर इंटीजर टाइप का है, और इसमें इंटीजर वैल्यू पास कर दिया। ये हमारा मेथड हो गया, ये JVM का कॉन्ट्रैक्ट वाला मेथड हो गया। मेन मेथड ओवरलोड हो सकता है, ओवरराइड नहीं हो सकता, ओवरलोड हो सकता है। ओवरराइड नहीं हो सकता क्योंकि स्टैटिक मेथड ना कभी ओवरराइड नहीं होते, ओवरलोड हो सकता है। मेन को हम खुद कॉल कर सकते हैं, मेन नाम से मेथड बना सकते हैं, मेन में जो चीज़ें बढ़ा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सारा चीज़ बता दिया। और बताओ क्या क्वेश्चन है मेन से रिलेटेड? सब कुछ खत्म या कुछ और आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछिए। सर नहीं है मेरे पास। मेन मेथड बाकी से लोग भी छोटा भाई देखिए, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है आपके लिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेन की हो गई, चाहे वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक की हो गई, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।